हाँ, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजंस। कितने तरीके का यहाँ पर डिसीजन होता है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने तरीके का हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले लिखो टाइप ऑफ डिसीजंस अंडर एफएम। एफएम के अंदर सिर्फ तीन तरीके का ही डिसीजन हम लोग लेते हैं। इस सब्जेक्ट में जब भी हम लोग बात करते हैं सिर्फ तीन तरीके के डिसीजंस का बात करते हैं। पहला होता है हम लोगों का इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा होता है हम लोगों का फिनेंसिंग डिसीजन। और तीसरा होता है डिविडेंड डिसीजन। इस सब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ तीन तरीके का ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है। फिनेंसिंग डिसीजन का अंदर आता है कि कहाँ से हम लोग लोन ले, मतलब हम लोगों को लोन कहाँ से लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट होता है कि हम लोगों को किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और डिविडेंड का मतलब होता है डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके का तीन डिसीजन हम लोग लेंगे। देखो, फिनेंसिंग डिसीजन का मतलब में हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि इसमें हम लोग सोचते हैं हाउ टू फिनेंस, मतलब हम लोगों को बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है। बट वो पैसा हम लोग लाएं कहाँ से, इक्विटी से लेकर आए या डेट से लेकर आए, ये हम लोग का डिसीजन जो हम लोग लेते हैं, तो ये कवर करता है फिनेंसिंग डिसीजन कि पैसे लाना कहाँ से, कैपिटल लेकर आए कहाँ से। ये है फिनेंसिंग डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि किस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें, किस कौन सा मशीन खरीदे या कौन से चीज में हम लोग मतलब पैसा जो लेकर आए हैं फिनेंसिंग डिसीजन से, उन पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट करें कि हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा। तो ये है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? देखो, प्रेफरेंस शेयर के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, पर इक्विटी शेयर के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। ये कंपनी डिसाइड करता है कि उसको डिविडेंड देना है या नहीं। ये किस बेसिस पे डिसाइड करता है, ये हम लोग डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में पढ़े हैं। तो बेसिकली ये बस यहाँ पे ये याद रखना है कि डिविडेंड डिसीजन में क्या है, कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर देना चाहिए तो फिर कितना परसेंट डिविडेंड देना चाहिए, अगर नहीं देता है तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारा डिसीजन मेकिंग हम लोग डिविडेंड डिसीजन के अंदर पढ़ते हैं। तो याद रखना होगा, तीन तरीके का डिसीजन कवर करता है ये सब्जेक्ट। पूरा ये सब्जेक्ट कवर करता है फिनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कि ये डिसीजन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं। बेसिकली कॉन्सेप्ट है प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, ये पूरा एक इंटर रिलेटेड है, इससे बहुत एमसीक्यू पूछता है। इससे एमसीक्यू किस तरह पूछता है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। दो वर्ड है, एक प्रॉफिटेबिलिटी एक लिक्विडिटी। एक बात याद रखना है, दोनों कभी भी हायर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर कुछ चीज अपना नोट डाउन करना है तो कर लो। दोनों चीज के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो लिक्विडिटी गिरेगा। क्यों? देखो, प्रॉफिटेबिलिटी सिर्फ फोकस करता है प्रॉफिट अर्न करने में, और लिक्विडिटी का मतलब होता है हमारे हाथ में कैश कितना है। इसलिए लिक्विड कैश भी कहते हैं। जैसे कोई पूछता, जैसे सोचो मेरे पास मेरे फादर का या ग्रैंडफादर का बनाया हुआ बहुत एसेट है। तो मेरे पास बहुत घर है, मेरे पास बहुत सारा जमीन है, मेरे पास एसेट बहुत है, गोल्ड भी है, मेरे पास सब कुछ है। पर मेरा प्रेजेंट में हम कुछ अर्न नहीं करते हैं, हम प्रेजेंट में जॉबलेस हैं। तो फिलहाल प्रेजेंट में मेरे पास हाथ में कैश नहीं है। अब हमको सब्जी भी खरीदना है या ट्रैवल भी करना है, तो मेरे पास कैश नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम एक घर बेच देंगे या एक जमीन बेच देंगे और ले आएंगे।
तो मेरे पास एसेट है पर मेरा लिक्विडिटी पोजीशन खराब है, मतलब प्रेजेंट में मेरे पास कोई पैसा नहीं रहता है हाथ में। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है हाथ में पैसा रहना, आइदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। इसका मतलब होता है लिक्विडिटी पोजीशन। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है हम बहुत प्रॉफिट कर रहे हैं। तो लॉजिकली देखो, अगर हम फिक्स्ड एसेट में पैसा लगाते हैं, सोचो हम इक्विटी या डेट कहीं से भी पैसा लेकर आ गए, फिनेंसिंग डिसीजन के थ्रू हम इक्विटी और डेट से पैसे लेकर आ गए। पैसा लाने के बाद अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमको सोचना है कि हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करें कि करंट एसेट में इन्वेस्ट करें। अगर हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब उससे मेरे को हर साल प्रॉफिट तो आता जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे को हर साल प्रॉफिट आता जाएगा। बट मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, बट हम उस पैसे को बार बार बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो मेरा लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा नहीं है, मतलब हम 100 का 200 बनाते हैं फिर 200 को बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन रिटर्न, हम जैसे जैसे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरा रिटर्न तो बढ़ेगा, पर मेरा लिक्विडिटी खराब हो जाएगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी हम बढ़ा रहे हैं कैसे, हम बार बार जो भी अर्न कर रहे हैं उसको हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। इन्वेस्ट करते जाने से मेरा रिटर्न ज्यादा होता जा रहा है, मेरा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, बट हाथ में हम पैसा नहीं रख रहे हैं, हम बार बार उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर मेरे को अपना लिक्विडिटी पोजीशन अच्छा चाहिए तो मेरे को करंट एसेट में इन्वेस्ट करना होगा। अगर हम करंट एसेट में इन्वेस्ट करेंगे तो अब फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करने से क्या होता है, आज जो हम इन्वेस्ट किए हैं वो मेरे को 4-5 साल बाद अच्छे से रिटर्न मिलता है, मतलब अर्न कर रहे हैं ये पता ही चलता है 4-5 साल के बाद। बट करंट एसेट में इन्वेस्ट करने से विद इन 1 ईयर मेरे को पता चल जाता है कि हम अर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। विद इन 1 ईयर मेरा अर्निंग पता चलने लगता है। तो करंट एसेट में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी तो वो नहीं होगा। करंट एसेट में मेरे को क्या, हम अगर 10 महीने का कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या 8 महीने का करते हैं तो मेरे को कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, इंटरेस्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा, बट मेरे पास कैश हमेशा रहेगा। जैसे कि कुछ लोग आरडी खोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट, वो 11 महीने का होता है, 6 महीने का होता है। तो सोचो हम 6 महीने का खोलें, हम आज 50,000 उसमें मंथली मंथली हम दे रहे हैं, 10,000 10,000, 6 महीने तक हम 60,000 दिए, मेरे को 6 महीने के बाद 62,000 मिल जाएगा, सिर्फ 2,000। पर मेरे पास एक बार में मतलब 6 महीने के बाद 62,000 रुपीज तो आ गया। पर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में क्या होता है, 8 साल तक 10 साल तक वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, मेरे को हर मतलब जब चाहे तब हम उसको उठा नहीं सकते। तो इसलिए व्हेन ये एमसीक्यू में पूछता है कि जब प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी भी ज्यादा होगा, लिक्विडिटी लोअर होगा, लिक्विडिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसमें हम लोग टिक लगाएंगे जब प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगा तो लिक्विडिटी कम होगा। हायर प्रॉफिटेबिलिटी मीन्स लोअर लिक्विडिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कब ज्यादा होगा, जब हम फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे। लिक्विडिटी कब ज्यादा होगा, जब हम करंट एसेट में इन्वेस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। रिस्क अब बिजनेस में दो तरीके का होता है, कोई भी कंपनी दो तरीके का रिस्क लेके रखती है, और ये इनहेरेंट रिस्क है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहेगा तो नहीं लेगा। ये दो रिस्क हर कंपनी में रहता ही है, आई बिजनेस रिस्क एंड फिनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क जो हम लोग लेवरेज चैप्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब समझते हैं वही है बिजनेस रिस्क, और वहां पर हम लोग जो फिनेंशियल लेवरेज का मतलब समझते हैं वो है फिनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब बिजनेस रिस्क हम लोग का क्यों होता है, जो हम लोग का फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जैसे कह सकते हैं डेप्रिसिएशन। अगर कोई भी इंसान बिजनेस कर रहा है तो उसको डेप्रिसिएशन वाला रिस्क लेना ही होगा, मतलब वो मैन्युफैक्चर करे या ना करे डेप्रिसिएशन उसका होता ही जाएगा। फिर रेंट पे करना, सैलरी पे करना, ये सब क्या है उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस अगर चलाना है तो ये सारा खर्चा करना ही होगा। अब भले जैसे अभी कोविड में हम लोग देखें कि ये सारा कॉस्ट फिर भी बियर करना ही पड़ा, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड है और ऑपरेटिंग है, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन के लिए, मतलब बिजनेस चलता रहे ये सारा खर्चा होता ही जाएगा।
पर फिनेंशियल रिस्क क्या है? फिनेंशियल रिस्क है जो हम लोग का इंटरेस्ट देते हैं, हम लोग का जो हम लोग का फिक्स्ड फिनेंशियल कॉस्ट है। जब हम लोग फिनेंसिंग डिसीजन लेते हैं तो फिनेंसिंग डिसीजन में हम पीछे लिखवाएं सिर्फ इक्विटी या डेट, बट उसमें प्रेफरेंस शेयर भी होता है। तीन तरीके से हम लोग पैसा लेकर आते हैं। पहला, या तो इक्विटी शेयर से, या तो प्रेफरेंस शेयर से, या तो डेट से। इक्विटी का जैसा कि हम बताएं, फिक्स्ड नहीं है कि डिविडेंड देना ही पड़ेगा, ये कंपनी के हाथ में है, वो नहीं चाहे तो नहीं दे। पर इंटरेस्ट मतलब डिबेंचर, अगर डिबेंचर से फिनेंस किए हैं तो इंटरेस्ट देना होगा, प्रेफरेंस शेयर से फाइनेंस किए हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना होगा। तो इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड हम लोग को देना ही होगा। ये फिनेंशियल कॉस्ट है। ये जरूरी नहीं है बिजनेस का ऑपरेशन के लिए जरूरी है, ऑपरेटिंग नहीं है ये। हम लोग खुद अपने मर्जी से ये पैसा उठाए हैं तो उन लोगों को इंटरेस्ट और डिविडेंड देना पड़ेगा, इसलिए इसको फिनेंशियल कॉस्ट कहते हैं। तो ये रिस्क लेता है। अगर हम सोचो हम आज लोन ले लिए और मेरा बिजनेस चल नहीं रहा है, स्टिल आई हैव टू पे द इंटरेस्ट, तो ये मेरा एक रिस्क है। हम पैसा उठा तो लेते हैं, पर अगर बिजनेस नहीं चला फिर भी इंटरेस्ट और ये वाला डिविडेंड देना ही पड़ेगा। तो इट इज अ फियर दैट वेदर अ कंपनी कैन मीट मीट इट्स फिक्स्ड लाइबिलिटी। तो फिनेंशियल रिस्क में उसको एक फियर रहता है कि वो ये फिक्स्ड लाइबिलिटी को दे पाएगा या नहीं। अब वो दो तरीके से पैसा उठाता है, या तो वो ज्यादा अमाउंट बोरो करता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में, या तो कम अमाउंट बोरो करता है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में। कैसे भी करे, ये दो सिचुएशन ही हो सकता है। अगर अमाउंट ज्यादा होगा तो रेट कम होगा, अगर अमाउंट कम होगा तो रेट ज्यादा होगा। जो भी हो, ये दो ऑप्शन में ही होता है पैसा उठाने का तरीका। ये दो तरीके का ये है। अब आगे बढ़ेंगे, फिनेंशियल डिस्ट्रेस।